पैसा कमाने वाले कुछ लोगों ने अपनी हरकतों से देश को शर्मसार किया है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। YouTube के एक शो में कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की हदें पार कर दी गई। महिलाओं के लिए घटिया और गिरी हुई बातें कही गई। Give them a section 41A notice. You know, at this rate, what we're essentially perhaps going to see, and I wouldn't be surprised, is the audience of the show also being summoned. Anyone who watched the show online also being summoned. मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, and we cancel that. रणवीर अलाहाबादिया जिसे बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला हो किसी और से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। क्या उस क्रिएटर को किसी के पेरेंट्स के ऊपर ऐसे कमेंट करना क्या ये सही है? यति करके बच्चों को इन्फ्लुएंस करने वाला क्रिएटर जब ऐसे कमेंट करता है तो उससे 10-12 साल के बच्चे क्यों इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? क्या इस कमेंट के बाद रणवीर अलाहाबादिया को जेल हो सकती है? और कौन है ये फीमेल जो कि कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी फैला रही है, जिन्हें देखकर अब छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे जोक को क्रैक करेंगे और अपने रियल लाइफ में ऐसे पंचलाइन को यूज करेंगे? सो क्या यहाँ पर गलती सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया का या फिर यहाँ पर पैनल पे जितने भी लोग बैठे थे उन सबकी गलती है जो कि कॉमेडी के नाम पर किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर मजाक बना रहे हैं? जरा सोचो कि वो स्टेट के लोग आपके ऊपर आपके लिए जो स्टेरियोटाइप चलते हैं उसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दे तो लस्सी। क्यों आज कॉमेडी के नाम पर ऐसे कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं और क्या यहाँ पर जिम्मेदार वो लोग नहीं है जो कि इन सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं? कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी को नॉर्मलाइज किया जाता है और उस प्लेटफॉर्म के लोग भी यहाँ पर अपनी बेइज्जती सुनने के बाद हंसते रहते हैं। आज जब इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स ने अपना ओपिनियन शेयर कर चुके हैं, फिर भी आज बहुत सारे लोग हैं जो कि ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें रिएक्ट कैसे करना है इस टॉपिक के ऊपर। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं क्रिटिसिज्म और हरासमेंट के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा कि अगर यहाँ पर अलाहाबादिया गलत है तो क्यों गलत है, और अगर समय राणा सही है तो क्यों सही है, जिसे देखने के बाद आपको और कोई क्रिएटर्स के वीडियो को देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को ऑन यति रणवीर अलाहाबादिया तांत्रिक शो। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। एक पर्सन जो कि अपने आप को मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन शो करे, तंत्र के ऊपर वीडियोस बनाकर व्यूज ग्रैब करे और किसी और के शो पे जाकर अपना ओरिजिनल फेस शो करे, तो इट्स फील लाइक यार ये तो पलटू निकला। ऐसा पर्सन जो कि अपने अच्छे पॉडकास्ट के लिए, अपने अच्छे शो के लिए, अच्छे गेस्ट के लिए, कुछ एक दो को छोड़कर अच्छे पॉलिटिशियन के साथ पॉडकास्ट करने के लिए जाना जाए, जब वो ऐसे वाहियात स्टेटमेंट दे तो यहाँ पर एक शक पैदा होता है कि यार इस पर्सन के ओरिजिनल फेस क्या है जो अभी तक हमने पॉडकास्ट में देखा, वो या फिर अभी जो देख रहे हैं। तो अगर ये ओरिजिनल फेस हुआ तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने उसे प्रेज क्यों किया, उसे अवार्ड क्यों दिया बेस्ट क्रिएटर अवार्ड्स का? तो जिन लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि खुद यहाँ पर मोदी जी ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इस अवार्ड को देने से पहले ना मोदी जी से जानते थे और ना कभी इससे मिला होगा। तो जिन लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि खुद यहाँ पर मोदी जी ऐसे लोग को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि इस अवार्ड को देने से पहले ना तो मोदी जी कभी इससे मिले होंगे और इस अवार्ड को देते वक्त भी ना मोदी जी से कभी जानते भी होंगे। मोदी जी यहाँ पर अवार्ड उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें यहाँ पर रिसर्च टीम ने सेलेक्ट किया होगा, मोदी जी के रिसर्च टीम ने, और उसी रिसर्च टीम ने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा अलाहाबादिया को, जिसे यहाँ पर मोदी जी ने बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दे दिया। इसे बस एक एग्जांपल से समझिए। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में आया वो नेता जो कि कभी आपको जानता तक नहीं होगा, ना आपको उसका नाम पता ना उसे आपका नाम पता, पर क्योंकि यहाँ पर स्टेज के ऊपर से आपके नाम को अनाउंस किया गया तो वो नेता आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ मेडल देख के वहां से निकल जाएगा। ना आप उसे जानते ना वो आपको जानता है। तो इस केस में भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर गलती रिसर्च टीम की है, जिसे यहाँ पर सोच समझकर इस पर्सन को सेलेक्ट करना चाहिए था। तो सबसे पहले यहाँ पर मोदी जी को अपनी रिसर्च टीम के ऐसे लोगों को फायर कर देना चाहिए जो कि रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया से जो उस दिन हुआ वो एक गलती था या वो पर्सन ऐसा ही है। अब इसे समझने के लिए ना हमें रणवीर अलाहाबादिया के कंटेंट को समझना होगा, उसकी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। तो रणवीर अलाहाबादिया की यहाँ पर स्टार्टिंग होती है उस समय जब इंडिया में यहाँ पर फिटनेस की क्रेज एक नेक्स्ट लेवल पे था। इस समय अलाहाबादिया ने फिटनेस के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिटनेस के बाद इसने वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस किया, अपने आप को फिटनेस कोच दिखा के। और कोच के नाम पर वीडियो कैसे आते थे? आज के डेट के तरुण गिल जैसा। इनका फोकस यहाँ पर सिर्फ इतना ही होता था कि कुछ ऐसी बातें कर दो कि लोग यहाँ पर रिलेट कर पाए, वो खुश हो जाए, जिससे यहाँ पर लोगों को लगे कि वाह इस भाई साहब ने तो ब्रह्मांड का ज्ञान ही दे दिया, इससे पहले तो हमने कुछ ऐसा सुना भी नहीं था। और जिनके यहाँ पर बॉडीज नहीं बनती थी उनके ऊपर भी बात होती थी, जैसे कि बियर पी लो बॉडी बन जाएगी, वीट फूक लो बॉडी बन जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर तरुण गिल जो हरकत आज से 2 साल पहले करता था, रणवीर अलाहाबादिया ने उसे बहुत समय पहले ही कर चुका था। फिर यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया को समझ में आ गया कि सिर्फ यहाँ पर फिटनेस कोच से कुछ नहीं होने वाला, लोग देखेंगे नहीं, तो कुछ ऐसी बातें करता हूँ कि लोग यहाँ पर मुझे देखे, वो चीजें वो रिलेट कर पाए। तो फिर इन्होंने स्टार्ट किया लोगों के, बच्चों के इनसिक्योरिटी के साथ खेलना। लड़की कैसे पटाया जाए, बना दे। आपको केवल एक एथलेटिक फिजिक को चेज करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लड़कियों को ये फिजिक अच्छा लगता है, ये फिजिक लगता है प्रोफेशनल। यानी कि अगर आप कोई रूम में जा रहे हो, अगर आपकी बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी है ना, लोगों को ऑटोमेटिकली ये लगता है कि यार ये बंदा ना जिम को लेकर ऑब्सेस्ड है। तो वो
बड़ी सी लड़की को अप्रोच कैसे करते हैं, ये सुनना किस लड़की को पसंद नहीं, ये तो वो ब्रह्मांड का ज्ञान है जो कि हर लड़का अपने पूरे लाइफ में कभी ना कभी सर्च करता है। अब यहाँ पर वो इनसिक्योर बच्चे या फिर वो पर्सन जिन्हें लगता था कि लड़की के सामने कुछ डायलॉग चेप दो, या कॉलेज में एक लेदर बैग लेके चले जाओ, या फिर एक अच्छे से शू पहन के चले जाओ, या फिर लड़की के सामने 2 लाइन इंग्लिश के बोल दो तो वो आपसे इंप्रेस हो जाएगी, आपसे बात करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे लोग यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया को देखना स्टार्ट कर दिए। तो रणवीर अलाहाबादिया ने इस टॉपिक के ऊपर भरपूर वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर व्यूज तो आने स्टार्ट हो गए थे, पर जो समझदार लोग थे वो रोस्ट करना भी स्टार्ट कर दिए थे। और क्योंकि उस समय पे रोस्ट आज की डेट की तरह नहीं होता था, कुछ अलग लेवल पे ही हुआ करता था, तो लोगों ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से इसका रोस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे रणवीर को समझ में आ गया कि अगर मैं लड़की के ऊपर फिटनेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज तो मिलेंगे, पर साथ में क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ जाएगा। फिर इन्होंने कंटेंट के साथ थोड़ा सा क्रिएटिविटी किया, लड़की पटाना, फिटनेस के ऊपर वीडियो बनाने के साथ साथ इन्होंने अब वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया सेक्स लाइफ के ऊपर। लोगों को एजुकेट करने के नाम पर वीडियो में सॉफ्ट पॉर्न को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर लोगों का रिटेंशन तो मिला, पर साथ में ये भी समझ में आ गया कि इन वीडियो से काम चलने वाला नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा कि लोग मेरे पुराने वीडियोस को भूल जाएं। फिर इन्होंने स्टार्ट किया पॉडकास्ट चैनल, जैसे कि यति के ऊपर पॉडकास्ट, फिर एलियन के ऊपर पॉडकास्ट, फिर महामानुष, फिर से यति, दोबारा यति और फिर से यति। यति के वीडियो को देखने के बाद लोग इतना उबस चुके थे कि अब इन्होंने अपने कंटेंट को थोड़ा सा और शिफ्ट किया और अब यहाँ पर पॉडकास्ट बनने लगे थे आफ्टर लाइफ के ऊपर, हॉरर के ऊपर और तंत्र के ऊपर। और आप देखिए कि इनकी PR टीम उस समय कितनी स्ट्रांगली वर्क कर रही थी। ये तंत्र के वीडियोस उस समय आने स्टार्ट हुए जब इंडिया में राइट विंग आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को कुचलता हुआ उभर रही थी। जब लोग यहाँ पर अपने कल्चर को जानने के लिए रिसर्च कर रहे थे तो उनके सामने वीडियोस कैसे आए, तंत्र के ऊपर। तब यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया ने पूरे इंटरनेट को तांत्रिक वीडियो से भर दिया और अपने आप को हिंदू शो करने के लिए और वीडियो में पंचलाइन मार दिया कि हो सकता है हमारे जरिए से यहाँ पर देवी लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते होंगे, उन तक पहुंचना चाहते होंगे। तो फिर क्या लोगों को लगा कि वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। तो जिससे लोगों को यहाँ पर लगने लगा कि यार ये तो हमारे कल्चर की बातें कर रहे हैं, हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा हिंदू है। तो लोगों ने यहाँ पर इसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद लोगों ने इसे बना दिया इंडिया का बेस्ट पॉडकास्ट चैनल। फिर यहाँ पर इसके बाद वीडियोस आने स्टार्ट हो गए पॉलिटिशियन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर। इतना काफी होता है किसी भी पर्सन के दिमाग में ये फीड करने के लिए कि नहीं यार ये पर्सन बहुत ही अच्छा होगा, इससे गलती से उस दिन मिस्टेक हो गया होगा और अब इस चीज को साइड करो, इसे माफ कर दो। ये होती है प्रॉपर PR टीम की स्ट्रेटेजी आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और ये PR टीम की स्ट्रेटेजी कैसे होती है, ये वर्क कैसे करती है, इसे बस एक छोटे से एग्जांपल से समझो। जब यहाँ पर लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं तो इसने अपने ऊपर वीडियो पोस्ट कर दिया कि देखो मैंने इतना स्ट्रगल करके ऊपर उठाया, ताकि लोगों के मन में एक सिंपैथी क्रिएट हो। ये ट्रिक यहाँ पर उन लोगों पे काम करता है जो इसे रिसेंटली जानते होंगे 1-2 साल से, पर जो इसे 4-5 सालों से जानते हैं वो इसके सारे ट्रिक्स को ऑलरेडी जानते हैं। और इन लोग को यहाँ पर पता होता है कि PR टीम वर्क कैसे करता है, जिस चीज़ को यहाँ पर तन्मय भट्ट ने बहुत पहले ही बता दिया था अपने वीडियो में कि इसकी PR टीम, इसकी रियलिटी क्या है। Why you keep doing this bullshit? Why? Just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. तो मैं आपको बता दूं, जो रणवीर अलाहाबादिया यहाँ पर हिंदू बनने में लगे हैं वो एक टाइम पर कुछ ऐसे पोस्ट करते थे और इनके सबसे फेवरेट डिश पता है क्या होता था? बीफ। जो आज तंत्र के ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं, तंत्र के ऊपर बात कर रहे हैं, तंत्र के ऊपर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, पता है उनकी सबसे बेस्ट चीज क्या है? वो यहाँ पर हिंदू गॉड को मॉक करना अपने डेली रूटीन समझते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें उन फीमेल्स की, अपूर्वा मुखर्जी की, तो ऐसे में तो ये सोशल मीडिया पर बहुत ही टॉक्सिक कंटेंट रिलीज करती हैं। क्या गलत है? एंड इज लाइक सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यू हैव पितृदोष। हम लाइक हाँ सर, पापा से नोक झोंक अनबन तो चलती रहती है। कह रहे अरे गधी, पितृदोष जब तुम्हारे पर दादा तुम्हारे एंसेस्टर। Dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So और इनके कंटेंट को देखने के बाद ये फील होता है कि अपनी फैमिली से एक समय पे बहुत प्रताड़ित हुई होगी, जो कंटेंट के नाम पर ऐसे चीजें प्रमोट करती है जिसे देखने के बाद एक एवरेज BTS आर्मी गर्ल, फैन गर्ल अपनी फैमिली से मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देगी। फिर हम सोचते हैं कि अतुल सुभाष का जो हुआ ना वो बहुत गलत हुआ, पता नहीं क्यों उसकी वाइफ ने ऐसा हरकत किया। अब यहाँ पर मैंने तो रणवीर के ऊपर बात कर लिया, अपूर्वा मुखर्जी के ऊपर बात किया, पर मैं यहाँ पर अपूर्वा मुखर्जी के लिए कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी क्लिप देखने के बाद बहुत सारे लोग आज अपूर्वा मुखर्जी को हेट दे रहे हैं, पर क्या आपने उस पूरे वीडियो को देखा, उस पूरे सिनेरियो को समझा? नहीं ना, आपने बस सुन लिया कि अपूर्वा मुखर्जी ने कुछ वल्गर कह दिया और उसके बाद आपने उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। पर क्या आपने उस कॉन्टेस्ट को देखा कि जब यहाँ पर अपूर्वा मुखर्जी उस लाइन को कहती है, उससे पहले उस लड़के ने उसे कैसे रिस्पॉन्स दिया, कैसे स्टेटमेंट पास किया? क्यों बजाना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? बजाना में सेंसेशन कभी वजाना देखी है मां से निकलने के बाद? अगर कोई लड़का यहाँ पर ये कहे कि क्या यहाँ पर वजाना सेंसेशन खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे बेहुदे सवाल के ऊपर आपका जवाब क्या होगा? तो अपूर्वा मुखर्जी ने यहाँ पर जो भी कहा मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, उसमें कोई भी गलती नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर मैं उनकी इस बात पे एग्री करता हूँ, उनके जो कंटेंट है उसके ऊपर मैं एग्री नहीं करता। तो अगर आप यहाँ पर पूरे सिनेरियो को देखो तो यहाँ पर अपूर्वा मुखर्जी ने कुछ गलत नहीं कहा, उस बंदे ने यहाँ पर जैसे रिस्पॉन्स किया, जैसे स्टेटमेंट पास किया, उस हिसाब से उसे जवाब मिले। अगर आप इस लड़के की शक्ल को देखो तो इसे यहाँ पर फील हो रहा है कि उसकी यहाँ पर बेइज्जती हो रही है, पर फिर भी अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो अपनी बेइज्जती करा रहा है और फिर उसने कुछ घटिया
स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद घटिया ओपिनियन तो आएंगे ही। इसके बाद अगर हम बात करें पैनल में बैठे और एक जज की, उन सरदार जी की, तो उन्होंने उस पार्टिसिपेंट को ट्रोल ना करते हुए उसकी पूरी स्टेट को ट्रोल कर दिया। अगर यही चीज आपके साथ कोई करे तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए। हालांकि एक जोक था, एक कॉमेडी था, पर फिर भी यहाँ पर लोग इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर बुरे मान जा रहे हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं इंडिया गॉट टैलेंट शो के ऊपर। एक टाइम पर इस शो पे अच्छे कंटेंट आते थे, जिसमें अब्यूज लैंग्वेज, वल्गैरिटी भी एक लिमिट तक ही ठीक था। मम्मी कैसी है ना, वहां तक ये चीजें बहुत ठीक था, पर उसके आगे राकेश सावंत को बुलाना और ऐसी हरकतें करना ये ठीक नहीं था। आई थिंक यहाँ पर समय राणा एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, पर उन्हें यहाँ पर कुछ चीजों के ऊपर लिमिटेशंस रखने चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे देश में जहाँ लोग सेलिब्रिटीज के हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस से लेकर उनके डायलॉग्स तक को भी कॉपी करते हैं, ऐसा देश में एक शो जो कि इंडिविजुअली इतने ऊपर बढ़ चुका हो, जिसे करोड़ों लोग देख रहे हो, जिसमें यूथ ये देखता है कि उसमें अब्यूज लैंग्वेज बहुत अच्छे से यूज हो रहा है और लोग उसे एंजॉय भी कर रहे हैं, तो वो यूथ भी इन चीजों से इन्फ्लुएंस होने लगता है। उसे भी लगता है कि मैं भी अब्यूज लैंग्वेज यूज करके अच्छे खासे फेम कमा सकता हूँ। फिर उसे लगता है कि रियल लाइफ में ऐसे अब्यूज लैंग्वेज को यूज करना यानी कि अपने दोस्तों के बीच कूल बनना होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज को और समझ लीजिए कि ये शो यहाँ पर इंडिया में पहली बार नहीं है। इससे पहले 2015 में भी ऐसे शो इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि AIB ऑल इंडिया बकचोद, जिसे यहाँ पर होस्ट करता था तन्मय भट्ट, जिसमें रोडीज के जज से लेकर करण जौहर तक भी इस शो में आया करते थे। और उस शो में कॉमेडी के नाम पर, डार्क कॉमेडी के नाम पे होता क्या था, अब्यूज लैंग्वेज को यूज करना, जिसके बाद ऐसे एक अब्यूज लैंग्वेज निकल गया एक शो के दौरान और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गया, जैसे आज हो रही है, और वो शो बंद पड़ गया। लेकिन अब बहुत हो गई हंसी because the Mumbai police have initiated an inquiry to a complaint against filmmaker Karan Johar and actors Ranveer Singh and Arjun Kapoor for openly using filthy language in the show. The show was uploaded on YouTube a few days ago and has been the topic of discussion on social media. शो में मौजूद सभी पर उसे देखकर जो लोग इंस्पायर हुए थे उस समय, आज वो क्या चला रहे हैं, इंडिया गॉट टैलेंट। और देखिए कि जरा हमारे देश में एक रिवाज भी है कि फॉरेनर्स कुछ भी करे उसे आप इंडिया में चेप दो। किल टोनी नाम से एक शो चलता है जो कि फॉरेन में बहुत ज्यादा फेमस है। इसे बस आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ये फॉरेन का इंडिया गॉट टैलेंट है। ये जो किल टोनी है ये बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है और इंडिया गॉट टैलेंट इसका ही एक हूबहू कॉपी है। Who are you? Hey, I'm Chester Bennington from Lincoln Park. Whoa! Wow! All right, Chester. Okay. I don't really know that much about Lincoln Park, so it's going to be a pleasure to meet you guys today. Yeah. All right. I'm dead if you didn't know. Yeah, no, I know. Welcome to the comedy store. I'm actually interested in hearing about the documentary you've been working on about child abuse with Anthony Bourdain. I heard all about it on Sam Tripoli's podcast. इवन इंडिया गॉट टैलेंट पे जो रणवीर इलाहाबादिया ने इस डायलॉग को चेपा ना, वो भी एक ब्रिटिश शो के डायलॉग का कॉपी है। और ऐसा नहीं है कि रणवीर इलाहाबादिया ने पहली बार इस डायलॉग को इंडिया में यूज किया, इससे पहले भी ये डायलॉग इंडिया में यूज हो चुके हैं। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it? This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. Or join in once to stop it. और देखो जरा, लोग यहाँ पर यूज डायलॉग के ऊपर ही रणवीर इलाहाबादिया से गुस्सा हो गए, ये कहकर कि तुम यहाँ पर अपने वीडियो में तो सनातन की बातें कर रहे हो, उसके ऊपर पॉडकास्ट करते हो, तंत्र के ऊपर कोर्स लॉन्च करते हो, और वहीं पे अपोजिट में किसी और के शो पे जाकर ऐसी बेतुके बातें भी करते हो। आप तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेते, बुद्धि लगा लेते कि यार हमारे कल्चर में हम अपने पेरेंट्स की ऐसी बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हेलो, एक तरफ तो आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस की, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक। तो ये एक प्रॉब्लम बन गया इलाहाबादिया के लिए। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ये तो गलती से हो गया होगा। गलती से सिर्फ एक बार होता है। इस पर्सन ने यहाँ पर क्या कहा, पहले उसे जान लीजिए। पहले उसने कुछ ये कहा, Watch your parents have sex every day for the rest of your life. और दूसरे में उसने उस पार्टिसिपेंट को ऑफर किया, आई विल गिव यू 2 करोड़ रुपीस एंड यू हैव टू डू ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है, तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. Let's go भाई, आप लग रहा है Let's go। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए लोग पता नहीं क्यों ऐसे बेतुके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देश में और भी तो प्रॉब्लम है, उसे सुलझाओ, उसके ऊपर बात करो, इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि देश में मर्डर हो रहा है, देश में रेप हो रहा है, देश में और भी केसेस हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, पहले उसके ऊपर बात करो फिर उसके ऊपर बात करना। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि चोरी करने वाला पर्सन यहाँ पर कह रहा है कि तुम पहले यहाँ पर रेप करने वाले पर्सन को पकड़ लो, रेप करने वाला पर्सन यहाँ पर कह रहा है कि तुम पहले यहाँ पर मर्डर करने वाले पर्सन को पकड़ लो, फिर आके मुझे पकड़ना। यहाँ पर गलती चाहे किसी की भी हो, उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आजकल कॉलेज केस हो, किसी का मर्डर केस हो जाए, या फिर ऐसे शो में किसी के पेरेंट्स के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन बोल देना। और जरा
आयरनी देखो कि रेप के लिए यहाँ पर आवाज कौन उठा रहा है, वो लोग जो कि खुद यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे अपने शो पे कॉमेडी के नाम पर रेप विक्टिम्स का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग आज रेप विक्टिम्स के लिए आवाज उठा रहे हैं। वाओ। आपने न्यूज़ वगैरह अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि जैसे 10 रेप केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ रेप होता है, एक केस ऐसा होता है जहाँ पे मर्डर आफ्टर रेप होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग यहाँ पर डार्क कॉमेडी, एजी कॉमेडी को देखते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में एग्रेशन, मूड डिस्टर्बेंस एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा होता है। हालांकि जो डार्क कॉमेडी, जो एजी कॉमेडी यहाँ पर बनाई गई थी एक समय पे रेसिज्म को दूर करने के लिए, आज उन्हीं डार्क कॉमेडी का, उन्हीं एजी कॉमेडी का यहाँ पर यूज किया जाता है रेसिज्म, सेक्सिज्म, होमोफोबिया को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और ऐसे एजी कॉमेडी को देखने के बाद रियल लाइफ में सोसाइटी में लोग फीमेल्स के ऊपर वल्गर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसे नॉर्मलाइज भी कर देते हैं कि नहीं यार ये तो सिर्फ एक कॉमेडी था। इस बात को आप कुछ ऐसे समझिए कि 2015 में जब AIB ऑल इंडिया बकचोद यहाँ पर चला करता था तो उसमें अब्यूज लैंग्वेज तो यूज होते थे, साथ में यहाँ पर हिंदू कल्चर को टारगेट किया जाता था। पर जैसे ही उन्होंने क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर दिया तो उसके बाद पता है क्या हुआ, उनको माफी मांगना पड़ गया था। अब उससे इंस्पायर होने के बाद लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया स्टैंड अप कॉमेडी। पर जो लोग यहाँ पर AIB से इंस्पायर हुए थे वो पूरे के पूरे शिफ्ट हो गए थे स्टैंड अप कॉमेडी में और उन्होंने उसी कल्चर को दोबारा स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हिंदुओं का मजाक बनाना। और इसका अगर कोई बेस्ट एग्जांपल है तो वो है मुनव्वर फारूकी, वीरदास, वो पर्सन जिसने यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद जो हुआ ना महाराष्ट्र में उसके साथ, वो सब जानते हैं। ये लोग अक्सर कहा तो करते थे कि हम यहाँ पर न्यूट्रल है, हम तो सिर्फ यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, पर कॉमेडी के नाम पर अक्सर इनका टारगेट होता था हिंदू कल्चर, पर वहीं पे दूसरे कल्चर के लिए इनके मुंह से जबान तक नहीं निकलता था। और इसके बाद यहाँ पर एरा आता है समय राणा का। हालांकि समय राणा यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से थे, पर उन्हें जो एक्चुअल हाइप मिला वो था इंडिया गॉट लेटेंट से। हालांकि इससे पहले भी उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो चुका था इस स्टेटमेंट की वजह से। गरीब बच्चा है मेरे पास, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया, यार मजे कर जाते ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में ना, 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, लड़ाई हो गई वहाँ पे। एक बच्चा। इस टॉपिक के बाद यहाँ पर लोग दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप जो कि मानता है कि समय राणा से कोई भी गलती नहीं हुई, वो एजी कॉमेडी है, उसमें ऐसा ही होता है। और वहीं पे दूसरी ग्रुप जो कि ये मानते हैं कि समय राणा को अपने वीडियोस में कंटेंट के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर ऐसे गाली गलौज तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें देखकर जो यूथ है रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया। देखिए क्या है कि अगर गालियाँ ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है। मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन उसको 10 रुपये से ज़्यादा दारू पिलाता है, आपसे अच्छी गालियाँ देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो ऐसा, कैमरा लगा दो, आपसे बढ़िया कंटेंट, ये कोई कंटेंट हो। आज आप गाली दे रहे हो, कल कोई और देगा, परसों कोई और, क्योंकि ये तो टैलेंट तो है ही नहीं, 50-100 रुपये ज़्यादा क्यों का। तो मैं समझता हूँ कि आर्ट और आर्टिस्ट जो लंबा, जॉनी लीवर को दूसरा नहीं बनता, कपिल शर्मा को दूसरा नहीं बनता, सुनील ग्रोवर दूसरा नहीं बनता, तो ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये मेहनत के बल पे था। जो ये देख रहा है कि समय राणा तो यहाँ पर बहुत ही अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कूल हैं, लोग उन्हें प्रेस कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देगा एक टाइम पे आने के बाद, और वो इससे भी एक्सट्रीम लेवल पे जाकर अब्यूज लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर देगा, इस उम्मीद से कि मुझे फेम मिल जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा। और ये कोई मिथ नहीं है, ये एक्चुअली में हमारे सोसाइटी में होता है। जैसे कि कॉमेडी हुआ था, एक स्टैंड अप कॉमेडी हुआ था रशियन के ऊपर, 6000 रशियन। उस चीज को लोगों ने बहुत ही नॉर्मली लिया, बहुत ही लाइटली लिया, पर उसके बाद क्या हुआ, जो लोग उस चीज को देख रहे थे, ऐसे लोग जो कि दिमाग से थोड़े पैदल होते हैं, उन्होंने क्या किया। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहे ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। कोई भी रशियन जब इंडिया विजिट कर रही थी तो उसे क्या कहना स्टार्ट कर दिया, 6,000 रुपए। This man said 6,000 INR in the presence of YouTuber Mithilesh and his wife Lisa, who is Russian. तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, 6,000 INR बोले आपने। आप सबको पता है कि 6,000 INR का मतलब क्या है। अब वो किस इंटेंशन से कह रहे थे मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट जरा सोचो कि वो लोग, वो फॉरेनर्स आपके बारे में क्या सोचेंगे। और अगर वही लोग अपने कंट्री में वापस चले जाए, जब आप उनके कंट्री में जाओ, वो लोग आपको कहना स्टार्ट कर दे कि ये तो 300 रुपए, ये तो 300 रुपए, फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आप कहोगे कि यार हमारे साथ रेसिज्म क्यों हो रहा है। और इसीलिए जब कोई न्यू क्रिएटर होता है, जब वो ऐसे एजी कॉमेडी को देखता है तो उसे लगता है कि वाह ये तो इजी वे है टू गेट सक्सेस, और वो खुद यहाँ पर बढ़ चढ़कर वल्गैरिटी को अपने कंटेंट में प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर एक लिमिटेशन होना चाहिए ऐसी एजी कॉमेडी कंटेंट के ऊपर। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि बहुत से लोग ये कहें कि यार ये तो कॉमेडी है, ये एजी कॉमेडी है, इसमें ऐसा ही होता है।
मैं भी मानता हूँ कि इनमें ऐसा होता है और एक लिमिट तक ठीक भी है, पर जरा आप खुद सोचो कि क्या इससे पहले हमारे देश में कॉमेडियन नहीं थे, कॉमेडी नहीं होता था। कपिल शर्मा और उनके अलावा श्रीवास्तव जैसे लोग और भी बहुत सारे कॉमेडियन, और अभी रिसेंट टाइम में रवि गुप्ता जैसे लोग हैं जो कि अच्छे तरीके से कॉमेडी करते हैं बिना किसी अब्यूज लैंग्वेज को यूज किए अपने कंटेंट में। तो क्या वो लोग कॉमेडी नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, लोग उन्हें प्रेज करते हैं। आज ये शो को बंद करने की बातें उठ रही है ना, इसका मेन रीजन है खुद रणवीर अलाहाबादिया, जिसके पीछे आज खुद महाराष्ट्र के सीएम तक पड़ चुके हैं। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, which is very offensive actually on social media. देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक इसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। और यहाँ पे कुछ बाबा हैं जो कि फतवा रिलीज कर रहे हैं। अरे बाबा थम जाओ यार, ये तालिबान बनने की ना जरूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस ना तब दिखाना जब कोई यहाँ पे लव जिहाद कर रहा हो, लैंड ग्रैब कर रहा हो। ब्रिप्रैग जी जैसे लोग हैं जो कि इसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियन हैं जो कि इसके ऊपर बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। महिला कमीशन तो पूरे हाथ धोकर इस शो के पीछे पड़ चुकी है। इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि ट्विटर पे गेम खेल रहे हैं। कुछ ऐसे सीनियर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो कि इस बात से बहुत ज्यादा खफा हैं। नहीं, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। नो डाउट ये शो एक बहुत अच्छा शो है, पर एक लेवल पे इसकी गलत इंपैक्ट भी सोसाइटी में जाती है। जैसे कि यहाँ पर इस शो में एक बार आए थे कॉमेडियन भारती और उनके हस्बैंड, पर जब वो किसी और के शो पे गए और वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने अपने साथ हुए बातों को एक्सप्लेन किया कि कैसे वो आज तक शो करते आ रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने गाली यूज करना स्टार्ट कर दिया तो लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगे और लोग उन्हें प्रेज कर रहे थे कि तुम ऐसे कंटेंट को बनाओ। हालांकि उनके खुद के घर में ये बातें उठ रही थी कि तुम ऐसे शो को अटेंड कैसे कर लिया। इस पे एक बहुत हमने बहुत बड़ा तगड़ा रिसर्च किया था 5 साल पहले। मैंने बोला भारती क्या हो गया, जोक क्यों मजा नहीं आ रहा, जोक्स का क्या हो गया है, क्या जोक्स हमें बदतमीजी करनी चाहिए। जब मैंने पूरी जिंदगी अच्छी कॉमेडी की, अच्छा लिखा, टीवी के लिए काम किया। मैं अभी लेटेंट गया और मैं लेटेंट में खुल गया और मैंने गालियाँ भी दी, मैंने अनफिल्टर्ड कॉमेडी की। मेरे जीवन में मुझे इतने अच्छे कमेंट्स नहीं मिले। 30,000 40,000 कमेंट में से हर 5वां कमेंट मेरा है, हर्ष रॉक्स, हर्ष रॉक्स, हर्ष रॉक्स। अब मेरे को डर लग रहा है, मेरे को यही करना है क्या? आप समझ रहे हो कि मैं अब मेरे पापा ने मेरे को देख के इसके पास आए, मम्मी आई, कहाँ जाते थे, क्या को भी बिठा के उधर लड़कों के साथ गंदी बातें कर रहा है। और जरा आप खुद सोचिए कि उस पर्टिकुलर शो को आप क्या अपने फैमिली के सामने बैठकर, अपने पेरेंट्स के सामने बैठकर देख सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या इस शो को बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आपको ये शो पसंद नहीं आ रहा है, आपको कोई और शो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उस पर्सन को क्रिटिसाइज करो। ये ना कहो कि उसे बैन ही कर दो। उस पर्सन को यहाँ पर क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसाइज के नाम पर ना उसे हैरास मत करो। और मुझे लगता है कि समय राणा एक बहुत अच्छे क्रिएटर है, तो उन्हें यहाँ पर इन चीजों के ऊपर एक लिमिटेशन सेट करना चाहिए। और समय राणा एक बहुत अच्छे पर्सन है, वो दूसरे क्रिएटर की तरह नहीं है कि हिंदू कल्चर को मोक कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मोक कर रहे हैं, किसी को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट यहाँ पर लोगों को भी एक हद तक उन्हें भी छूट देना चाहिए। वो ना पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा है, ना किसी पर्सन के ऊपर बात कर रहा है, ना धर्म के ऊपर बात कर रहा है। तो वो पर्सन कॉमेडी करेगा किसके ऊपर? चांद तारों के ऊपर। और आई थिंक यहाँ पर ये इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है कि उसे यहाँ पर अरेस्ट किया जाए, उसे यहाँ पर थ्रेटन किया जाए। अगर आपको कुछ चीज गलत लग रहा है ना, तो आप उस चीज को क्रिटिसाइज करो, उसे हैरास मत करो। इतना भी किसी को परेशान मत करो कि वो अपने चैनल से ही अपने शो को डिलीट कर दे। तो ये था इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मेरा ओपिनियन। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और मुझसे अगर कोई पॉइंट छूट गए हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सो आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली में अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने को मिले। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।